मित्रों नमस्कार। आइए सामाजिक सरोकार और विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। और अदम गोंडवी की कविता वही जो बहुत प्रसिद्ध है और सत्ता विमर्श और जाति विमर्श में बेहद खास स्थान रखती है। अगर आप अपने आप को बौद्धिक मानते हैं और समाज को समझना चाहते हैं, या यूं कहिए अपने चश्मे के नंबर को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो साहित्यकारों की आंखों से समाज को देखना पड़ता है। अक्सर हम जिस समाज के हिस्सा हैं उसके बीच हम इस तरह से रच बस जाते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम गलत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि सही गलत का भेद हम खुद ही नहीं कर पाते हैं। सोचिए, जाति के आधार पर किसी के साथ इतना भेदभाव किया जाए कि वह अपने अस्तित्व को ही समझ न पाए और वह शोषण इस स्तर का हो कि वह शोषित है, इस बात की भी अनुभूति किसी व्यक्ति में न रह जाए, तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी। मनुष्य के रूप में हमें जीने खाने रहने के लिए जो मौलिक ज़रूरतें होती हैं वह तो चाहिए ही होती हैं, पर उसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है सम्मान, गरिमा। मतलब जब किसी व्यक्ति के साथ आप महज इसलिए भेदभाव करते हैं क्योंकि वह फला जाति का है और उसे मनुष्य मानने का आपको जो समझने का आप में जो सामर्थ्य होनी चाहिए उससे भी आप वंचित रहते हैं और आपका व्यवहार इतना गंदा होता है कि वह आपको ही मनुष्य होने लायक नहीं रहने देता है। तो सोचिए, हमारे समाज में हमारे ही बीच में एक तबका ऐसा मौजूद रहा है जिसके साथ इतना उपेक्षित व्यवहार किया गया है कि हम अगर उस पर विचार करें तो हम अपने आप को एक समाज के रूप में क्षमा नहीं कर सकते हैं। उसका प्रायश्चित यही है कि हम आगे बढ़ें और एक दूसरे को थामें और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। सोचिए, शहरीकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है, काम के तरीके बदल चुके हैं, तकनीक ने हर जगह घुसपैठ कर ली है, तो काम के तरीके और व्यवहार के तरीके हमारे शहर और मशीनीकरण ने किस तरह से बदल दिए हैं कि अब उस तरह के शोषण नहीं किए जा सकते हैं। गांव, किसान, गरीबी, फिर उसमें जाति, जहाँ संसाधन आज भी पूरी दुनिया में 85 से 90% लोग बेहद गरीबी की स्थिति में रहते हैं और 15% लोगों के पास ही दुनिया का अधिकतम संसाधन होता है, और हमारे देश में भी यही स्थिति है क्योंकि हम भी इसी दुनिया के अभिन्न और अनिवार्य अंग हैं। और हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में भी वही दोष है जो पूरी दुनिया में है। अब इसके कारण ढेर सारे हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार थे। और आज की कहानी जो हमें दिखाई पड़ रही है समाज में, वह शहरीकरण, मशीनीकरण, औद्योगिकरण की वजह से अब काफ़ी हद तक बदल चुकी है। मगर कुछ साल पहले, मान लीजिए 20 साल पहले आप जाइए, और वह पीढ़ी जिसकी उम्र इस समय 40 के पार है, उसने गांव में उस जातीय शोषण को देखा, समझा और जिया है। अगर आप उससे बात करिए तब आपको अपने समाज के बारे में पता चलेगा और हम खुद का आईना देख सकते हैं कि हम कैसे हुआ करते थे।
आप किसी भी जाति धर्म के हों, हमारे समाज में हमारे बीच ही ऐसे वंचित लोग अब भी हैं। बस शहर ने उसके तरीके बदल दिए हैं और गांव में भी अब श्रम के तरीके बदल चुके हैं। अब खेतों में ट्रैक्टर आ चुका है, बैलों से खेती नहीं होती है, श्रम के बहुत सारे साधन बदल चुके हैं और गांव में भी अब मजदूर नहीं मिलते हैं। तो गांव में जीवन यापन करने के लिए जिस तरह से मजदूरी होती थी और जो जीविका के तरीके थे, उसमें शोषण की अपार संभावनाएं हुआ करती थी। तो गांव का मजदूर अब टेक्नीशियन में चेंज हो चुका है और वह सम्मानित तरीके से काम करने लगा है। और जो उपेक्षा और उसके साथ जिस तरीके से बेइज्जती का तरीका अपनाया जाता था, वह काफ़ी हद तक कम हुआ है। और समाज के तौर पर हमारी जो स्मृति होती है, वह व्यक्ति के तौर पर जैसी होती है वैसे ही होती है। हम बहुत जल्द चीज़ों को भुला देते हैं। तो आज की पीढ़ी जो उस शोषण को, उस बर्बरता को, उस निर्दयता को, उस संवेदनहीनता को जिसने देखा है, जब वह यह कहानियाँ आज के बच्चों को सुनाता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि सच में क्या ऐसा था, ऐसा होता था। तो उस स्मृति को बताने के लिए और बचाए रखने के लिए हमें साहित्य की ज़रूरत होती है। उसमें कहानी, कविता और आधुनिक माध्यम जैसे सिनेमा, कहानी जो रेडियो पर कही जाती है, और इंटरनेट ने तो क्रांति ही ला दी है। या कथा कहानियों को हर हाथ में जो मोबाइल है ना, उसके माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और वो कथा और कहानियाँ लोगों तक पहुंच रही हैं। और यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्मृति को बनाए रखें। हम अच्छे थे, हम बुरे थे, हम ऐसे ही थे, हम ऐसे हैं, यह बात हमें स्वीकार करनी होगी, क्योंकि हमें बदलना है, सुधरना है और पहले से बेहतर होना है। तो उसका एक ही तरीका है कि हम अपने इतिहास को, खुद के अतीत को बेहतर तरीके से देखें और समझें। उसमें ढेर सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारी बुराइयाँ हैं, तो हमें उससे पार पाना है। और उसे पार पाने का यही तरीका है कि सबसे पहले उसे स्वीकार करें। तो हमारे समाज में एक बड़ी संख्या में वंचित लोगों का है, जिन्हें दलित कहा जाता है। नए नए शब्द, पुराने पुराने तरीके और बात कहने के नए नए ढंग नए नए लोगों के माध्यम से समाज में आते रहते हैं। अब सोचिए, सिनेमा में भी तमाम तरीके से बातों को कहा जाता है। दलित विमर्श, जिसमें और दलित साहित्य भी एक शब्द है, जिसमें साहित्य मतलब जब दलित के पीड़ा की बात कोई दलित साहित्यकार करता है तो ही वह दलित साहित्यकार माना जाता है। कोई और जो बाहर से लिखता है, जो बाहर से चीज़ों को देखता है, और एक आदमी जो अंदर से चीज़ों को देखता है और उसको भुगता है, तो दोनों के देखने में बहुत फर्क होता है। एक आदमी जो उस पीड़ा और अपमान से गुजरा है और एक आदमी जिसने पढ़ लिख लिया है। उसमें एम्पैथी, तदनुभूति होनी चाहिए, उसमें है, वह भी देखता, लिखता, पढ़ता है। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है ठाकुर का कुआं, और दूसरी तरफ अदम गोंडवी की कविता है। दोनों ही उसी विमर्श को गढ़ रही हैं, कह रही हैं। एक अंदर से देख रहा है, दूसरा बाहर से देख रहा है, पर दोनों को देखने और समझने की आवश्यकता है, जिसका काम हमें करना है। हमें अंदर से भी देखना है और बाहर से भी देखना है। हम अंदर के हों या बाहर के हों, हमें आईना देखना होगा, और बिना आईना देखे अपनी शक्ल हम पहचान नहीं सकते। उसी अतीत से हम आज बने हैं,
आप दलित हों या न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज को और खुद को समझने के लिए हमें उन आइनों की ज़रूरत है जिसे हमारे साहित्यकारों ने हमारे लिए गढ़ा है, क्योंकि मनुष्य की स्मृतियाँ बहुत होंगी तो उसकी उम्र तक होंगी, पर साहित्य की स्मृतियाँ, जो शब्दों की यात्रा है, वह अनंत है। और इस डिजिटल वर्ल्ड के आ जाने की वजह से उस तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है। तो आइए हम भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते समझते हैं और खुद को खुद से कैसे जोड़ते हैं। यह कविता बहुतों ने नेट पे पढ़ रखी है, सुना रखी है और बेहतरीन अंदाज में कहने वाले हैं, सुनाने वाले हैं और सुनने वाले हैं। तो बिनौली कंडी का मतलब आप जानते हैं? बिनौली कंडी मतलब खेतों में जब पशु गोबर कर देते हैं और वह सूख जाता है तो कंडी बन जाता है। और एक कंडी ऐसी होती है, उसमें घास फूस मिलाकर गोबर में इसको पाथ लिया जाता है, कंडी बनाई जाती है। तो बिनौली कंडी ऐसे ही खेतों में, मैदानों में बिखरी हुई रहती है, जिसको हमारे वंचित समाज, जिसे दलित कहते हैं, वो लोग इकट्ठा कर लेते थे और फिर वो कंडी जलाने के काम आती है। तो इसको बिनौली कंडी बोलते हैं। हाँ। और एक शब्द और है कृष्णा। कृष्ण की बहन जो है उसका नाम है कृष्णा। तो यह शब्द द्रौपदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। हाँ। और यमुना जी का भी पर्यायवाची है कृष्णा, वही कृष्ण की बहन है ना, उसी का नाम कृष्णा है। तो आइए हमारे गोंडा के अदम गोंडवी जी की महान रचना तो आपके सामने साझा करते हैं। आप भी पढ़िए, किताब खरीदिए और नेट पर सर्फिंग करिए, वहाँ भी मिलेगी, शब्दों के आकार मिलेंगे। और जब आप ढूंढेंगे ना तो उसके साथ बहुत सारी और भी बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। बस आपको ढूंढना है, यह तकलीफ तो आप ही को करनी होगी। तो आइए सुनने की थोड़ी तकलीफ करिए, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी, एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है, हिरनी सी घबराई हुई लग रही, जैसे कली बेला की कुम्भलाई हुई। कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन, हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन
ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था, सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाल दें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहें, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहें। देखिए ना वह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप में मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर्ख हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी का पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन नगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, बात का लहजा था ऐसा, सबको ताव सबको आ गया। हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी कैसा माल। उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो। आग लाओ इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी।
बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। वह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों के छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उधाड़ी जा रही, क्या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये हैं हमारे अदम गोंडलिए। और यह कविता हमें नींद से जगाने के लिए झकझोरती है। और इसे जाति विमर्श से महज मत जोड़िए, इसे आत्ममंथन और अपनी खोज के लिए देखिए। क्योंकि दलितों में भी, चमारों में भी जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया, अब वह सर्वोच्च जाति के बन चुके हैं, सत्ता शीर्ष पर विराजमान हैं, और वह पलटकर उन लोगों की तरफ नहीं देखते जिन लोगों के बीच से वह आए हैं। तो हमें सामाजिक विमर्श को अच्छी तरीके से समझने देखने की ज़रूरत है। और अपने आसपास जो भी चमारों की गली है, अब चमार भी चमार नहीं हैं, वह भी मेटाफर में बदल गए हैं। जो वंचित समाज के लोग हैं, जो जरूरी संसाधनों से वंचित हैं, उन तक हमें पहुंचना होगा और उन्हें ऊपर उठाना होगा। यह जिम्मेदारी हम सभी की है। तो आइए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और चलते हैं चमारों की गली में, चमारों के हालात को देखते हैं और अपने अंदर के ठाकुर और ब्राह्मण से भी लड़ना है। क्योंकि जो चमार है तभी वह ऊपर उठेगा। चमारों के अंदर भी ठाकुर और ब्राह्मण आ चुका है। यह जो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित का विमर्श है, वह एक दूसरे को स्थान देने का विमर्श है। तो अपने आप को बड़ा छोटा मानना बंद करिए। आपने जिस जाति में जन्म लिया है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनना ही आपका परम कर्तव्य है, वही बनने की कोशिश करिए। और आप चाहे जिस जाति वर्ण में जन्म लिए हों, अपने आप को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी आप ही की है। और वह तभी शुरू होगा जब आप खुद को कमतर नहीं मानेंगे कि आप फलनवा जाति के हैं इसलिए छोटे हैं, या फिर आप फलनवा जाति के हैं इसलिए बड़े हैं। दोनों ही एक तरह की बीमारी है और उससे हमें मुक्त होने की ज़रूरत है। खूब सारा अध्ययन ज्ञान अर्जित करना है। खूब पढ़िए, मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर ब्राह्मण का अर्थ होना ज्ञानवान होना है
तब हम सबको ब्राह्मण बनना है। अगर ब्राह्मण का अर्थ भेदभाव करना है, वह वाला ब्राह्मण हमें नहीं बनना है, न वह वाला ठाकुर बनना है, और न किसी को वह वाला चमार बनने देना है कि वह वंचित रहे, शोषित रहे, उपेक्षित रहे और उसका तिरस्कार हो। आइए अपने समाज को और बेहतर और मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।